जलवायु तब्दीली का, क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट है, वो हमारी फूड पर क्या होगा, और फूड हमारी जुड़ी हुई है हमारी हेल्थ से, और फिर उसके बाद हमारी हेल्थ पे उसका क्या असर होगा। इसलिए फूड सिक्योरिटी का जो सवाल है, पहले तो ये एग्रीकल्चर से, खेती बाड़ी से बहुत नजदीक से जुड़ा हुआ सवाल है जी, क्योंकि 99.9% जो हमारा फूड है वो कृषि से ही आता है, खेती से ही आता है। सिर्फ 1% या पॉइंट कुछ परसेंट जो फूड है हमारा वो समुद्र से आता है, मछली के रूप में। क्योंकि जेड़े लोग नॉन वेज खाते हैं वो उनका भी जो नॉन वेज वाला काम है वो भी एग्रीकल्चर पे ही बेस करता है। भेड़ बकरी सब जो भी, या पोल्ट्री वगैरह का जो काम है वो ज्यादातर उसकी जो सारी की सारी फीड है, पोल्ट्री की तो फीड ही सारी की सारी एग्रीकल्चर से आती है। इसलिए कुल मिला के हमारा जो फूड है हमारा ह्यूमन कम्युनिटी का खास करके ये आता है एग्रीकल्चर से, और क्लाइमेट चेंज की वजह से एग्रीकल्चर को डेंजर हो गया है, खतरा हो गया है। क्योंकि एग्रीकल्चर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप इस तरीके से नहीं देख सकते कि जैसे फैक्ट्री वालों ने कोई अपना बड़ा हॉल बना लिया, उसमें अपना काम शुरू कर लिया। जैसे आजकल भी हमारे ये सरकार वाले हैं या इनका जो वेदर डिपार्टमेंट है ये बता तो देता है कि बारिश आएगी, ओलावृष्टि होएगी, ये होएगा, वो हो सकता है, वो अपने अंदाजे लगा के हमें बताते हैं। लेकिन अगर हमारी फसल पक गई तो ओलावृष्टि का कोई अंदाजा आ गया कि ओलावृष्टि हो सकती है, तो फिर उस पर कोई चादर तान के तो हम खेती वाले खड़ नहीं सकते रात को कि ये ओलावृष्टि आ गई, हम उसको रोक लेंगे। इसलिए एग्रीकल्चर पे सबसे जो ज्यादा असर हो रहा है वो क्लाइमेट चेंज का दो वजह से हो रहा है। एक उसमें बड़ी वजह है टेम्परेचर का बढ़ना। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है ऑटोमेटिकली आप उतनी सेवा कर लो, आप उतनी जो आपकी क्रॉप उसमें आपको जो भी डालना है फर्टिलाइजर वगैरह जो मर्जी डालते रहो, लेकिन यील्ड उत्पादन उसका कम हो ही जाएगा। इस करके जो टेम्परेचर का असर है, खास करके जो गेहूं है, जो इंडिया के फूड का 50% हिस्सा है, इंडिया का जो फूड है उसका 50% हिस्सा गेहूं है, जिसको हम पंजाबी वाले कणक बोलते हैं, अंग्रेजी वाले बीट बोल देते हैं। तो बीट पे सबसे ज्यादा असर आ जो, चावल से ज्यादा असर आ जो, वो टेम्परेचर का होता है। अगर फरवरी में थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ गया तो यील्ड अपने आप कम हो जाएगा। और दूसरा इस पे असर हो रहा है जिसको हम क्लाइमेट इवेंट का नाम देते हैं, कि जो कभी बाढ़ आ गई, कभी सूखा पड़ गया, कभी कुछ हो गया, कभी ओलावृष्टि होगी, ये सब चीजें हैं ये भी एग्रीकल्चर पे डायरेक्ट असर डालती है। तो एक तो बात सीधी सीधी ये है कि आने वाले समय में हमारा यील्ड कम होगा क्लाइमेट चेंज की वजह से, और जिसके दो इफेक्ट होंगे। एक फार्मर कम्युनिटी पे इफेक्ट होएगा कि उसका जो जितना भी उसको थोड़ा मोटा मुनाफा मिलता है वो मुनाफा उसका कम हो जाएगा, और दूसरा इसका इफेक्ट होगा पूरे समाज पे कि लोगों को भोजन मिलना मुश्किल हो जाएगा। अभी भी मतलब जो बीट का प्रोक्योरमेंट का जो अंदाजा सरकार का था या जो टारगेट था, बीट का प्रोक्योरमेंट का टारगेट ना ऑल इंडिया लेवल पर पूरा हुआ है,
ना पंजाब लेवल पर पूरा हुआ है, ना हरियाणा का पूरा हुआ है, ना एमपी का पूरा हुआ है, ना यूपी का पूरा हुआ है, ना राजस्थान का पूरा। यही एरिया है करीब करीब जो बीट का एरिया है। सब कहीं प्रोक्योरमेंट कम हुई है। और अब एक बात ये आ रही है खबर निकल के कि इंडिया गवर्नमेंट ऑस्ट्रेलिया से बीट खरीदने की का सौदा कर रही है, और ऑस्ट्रेलिया से बीट हमारे से सस्ता नहीं मिलेगा। एक बात ये जान लो, पहले एक समा था जब सरकार ये कहती थी कि अगर फार्मर ज्यादा मांग करेंगे तो हम बाहर से खरीद लेंगे। अब बात ये हो गई है, पहली बात तो ये है कि बाहर से खरीदने के लिए गेहूं ही कम है, क्योंकि गेहूं का जो सबसे बड़ा एरिया है वो है रशिया का और यूक्रेन का। रशिया यूक्रेन की वार ने उस एरिया को तबाह कर दिया, उनके डैम तबाह हो गए, उनका कनाल सिस्टम तबाह हो गया, और उनका जो भी एग्रीकल्चर का जो भी उन्होंने सेटअप खड़ा किया हुआ था वो एक किस्म इस बार में बर्बाद हो गया। और जिस करके उनका बीट का जड़ा प्रोडक्शन है वो यूरोप के मतलब अपने खुद की जरूरतों जितना भी नहीं रहा आजकल। ये उनकी कंडीशन बन गई है, इसलिए अब ये ऑस्ट्रेलिया से ये बीट खरीदेंगे तो हमें एक सबकी नजर ये रहनी चाहिए कि कितना खरीदेंगे और जहां इनको कितने रेट में पड़ेगा, ताकि आने वाले दिनों में जब हम फार्मर मूवमेंट में होंगे तो ये बातें हमारे काम आएगी। ये अभी से सारे सतर्क हो जो इस बात के लिए कि हमारा मतलब ये रिसर्च वो रेगुलर रहना चाहिए कि कितना ये बीट मंगा रहे हैं और वो जहां से कितना पड़ेगा, और जो हमारा बीट है इंडिया का जो ये फार्मर से खरीद रहे हैं वो जो गेहूं है वो किस रेट में पड़ रहा है सरकार को, और ऑस्ट्रेलिया वाला किस रेट में पड़ रहा है। मैं ये बात दावे से कह सकता हूं कि ऑस्ट्रेलिया वाला महंगा पड़ेगा। वो कितना महंगा पड़ेगा ये अभी देखने का सवाल। अच्छा, 4600 रुपए पर क्विंटल। हाँ, अच्छा, वो भी बंदरगाह पर। मतलब अगर जो हमारे से जे खरीद रहे हैं वो सारा खर्चा डाल के जे 3000 कह रहे हैं कि हमें पड़ता है, जो एमएसपी पे खरीदते हैं सरकार, उसके बाद जितना भी उस पर खर्चा पड़ता है, एफसीआई खरीदे या कोई और एजेंसी खरीदे, उनके मुलाजमों की तनख्वाह और उसका मतलब ट्रांसपोर्ट और उनका मतलब इधर उधर रख रखाव, कुल मिला के ये कहते हैं कि हमारे को 3000 से लेकर 3100 रुपए क्विंटल पड़ता है। इनके गोदाम में जाके पहुंचता है, पहुंचते पहुंचते इतना खर्चा जे अपना प्लस कर लेते हैं। और अगर इनको वो 3000 या 3100 रुपये पड़ता है हमारे वाला एमएसपी वाला, जिसको जो प्रोक्योरमेंट के लिए गारंटी करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया से 4600 रुपए क्विंटल खरीदने के लिए तैयार हैं, और वो भी आएगा कांडला बंदरगाह से, और उसके बाद आगे जब जो उसकी ट्रांसपोर्टेशन होगी, उसको इधर उधर का उसका सारा वितरण होगा, तो वो खर्चे और भी बढ़ेंगे। कुल मिला के एक बात जो हमारे सामने आ रही है, जिस पे सब लोग सहमत हैं, करीब करीब सब लोगों को उसका पता है, कोई हमारे बताने की बात नहीं है कि हमारा पूरी फूड चेन है जो हमारी, चाहे वो अनाज है, चाहे वो दलहन है, चाहे वो तिलहन है, चाहे वो सब्जियां हैं, चाहे वो फल फ्रूट हैं, वो खाने के लायक नहीं है। उसमें इतना मतलब केमिकल है जो
पहुंच चुका है। एक पॉइंट इसमें ये है कि जो हम खा रहे हैं वो मजबूरी बस खा रहे हैं और वो खाने के लायक नहीं है, लेकिन उससे भी जो खतरनाक चीज हुई है, जिसपे अभी बहुत कम लोगों का ध्यान है, वो है कि जो हमारा बीट है, जहां हमारे जो राइस है, उनमें जो फूड वैल्यू थी अभी तक, वो हमारी फूड वैल्यू बिल्कुल बहुत ज्यादा कम होगी। उसमें दो चीजें होती हैं, जैसे आमतौर पे मिनरल होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और न्यूट्रिशन होते हैं। ये दो तीन चीजें हैं। अब वो चीजें कम होना अभी किसी के रिसर्च का सवाल नहीं है। अभी अभी जो नई रिसर्च आई है, जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च है, जिसने 3 यूनिवर्सिटियों में वो रिसर्च करवाई है, वो रिसर्च बताती है कि 1960 से लेकर अब तक हमारा बीट का जो न्यूट्रिशन वैल्यू है और जो उसकी मिनरल वैल्यू है, वो 2000 के दहाके में 2000 से लेकर 2010 तक कम हो गया। और उसकी वजह क्या बताई गई है? पहले तो साइंटिस्ट यही समझते थे कि जब हमारी सॉइल में मतलब वो मिनरल न्यूट्रिशन नहीं रहे तो फिर वो हमारे फूड में कैसे आएंगे। और मैं बेनती करूंगा साथियों को, यार पूरियां असर करने लग गई हैं, देखो पूरियां दा इफेक्ट आ जिहड़ा वो आना शुरू हो गया। इस करके थोड़ा सा चाहे तो अखां ते पानी दे छिट्टे छुट्टे मार लो, चाहे कोई और मतलब प्रबंध कर लो। तो एक बात जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने करवाई है, उसमें एक बात तो ये समझ में ये निकल के आ गई है कि 1 किलो चावल में जितना कैल्शियम था 1960 में, वो कितना था 337 मिलीग्राम, और जिंक था 19.9 मिलीग्राम, और आयरन था 33.6 मिलीग्राम, 33.6 मिलीग्राम। और अब वो आते आते 2010 तक रह गया 186 मिलीग्राम रह गया, उसमें 186 मिलीग्राम रह गया कैल्शियम। कितने में से? 337 से। अब कितना रह गया? 186। और जिंक जेड़ा बॉडी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिंक ही है जो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बनाता है। जब जिंक की कमी हो जाती है तो हमारे बॉडी का, हमारी मतलब शरीर का बीमारियों से लड़ने की समर्था कम हो जाती है और उसको कोई भी बीमारी पकड़ सकती है इजीली। इसलिए जिंक भी कम हो गया। और जिंक कितना कम हो गया? अब रह गया 13.4। कितने में से? 19.9 से। यानी 7 मिलीग्राम के करीब जिंक भी कम हो गया। और आयरन, जिससे हड्डियां बनती हैं और जो हमारे ब्लड में सबसे ज्यादा काम करता है अब एचबी बनाने में, और ब्लड का काम है कि पूरी बॉडी में सारी चीज को सप्लाई करना, ये एचबी का काम ही है। उसमें सबसे बड़ा रोल किसका है? आयरन का। ये भी कम हो गया है। ये कितना रह गया है? ये भी 10 ग्राम से ज्यादा ही कम, 10 मिलीग्राम से ज्यादा ही कम हो गया। यही हाल मतलब इसका हो गया, गेहूं का हो गया। चलो अंकड़े नहीं बोलते, कई बार बोर करते हैं कि पहले कितना था। जाने एक बात अब जो ये है ना ICAR, वो कह रही है कि 2040 तक चावल में तो करीब करीब
नील हो जाएंगे सारे मिनरल और न्यूट्रिशन, वो तो फोका हो जाएगा काम। और एक बात जो हमें देखनी है, और इसमें जो बहुत छोटे जो वो एलिमेंट होते हैं ना, जैसे लिथियम होता है, वनाडियम होता है, सिलिकॉन होता है, सिल्वर होता है, गैलियम होता है, ये सारे ही बहुत ज्यादा कम हो गए। और इसकी यही वजह है कि बीमारियां लगातार बढ़ रही हैं। अब ये हो क्यों रहा है, मतलब ये इतने मिनरल कम क्यों हो गए, उसकी वजह अब जो साइंटिस्टों ने बताई है वो ये बताई है कि जितने भी हमने नई वैरायटी खोजी, जैसे एक अंदाजा है कि इंडिया में अब प्रचलित जो वैरायटी है चावलों की वो 1500 है, पूरे इंडिया में 1500 वैरायटी है, और करीब करीब 16 वैरायटियां ज्यादा चलती हैं। हमारे पास टोटल वैरायटी है 1500, लेकिन ज्यादा चलने वाली 16 वैरायटी है, और ज्यादा चलने वाली गेहूं की 18 वैरायटी है इंडिया में। वैसे तो वैरायटियां ज्यादा हैं, पर ज्यादा चलने वाली 18 है। इसमें जेड़े हमारे प्लांट ब्रीडर थे, जो जिन्होंने खोज की है इन मतलब प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, हमारी जो खोज रही ना हमारी, वो प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए रही, और उसकी फूड वैल्यू बढ़ाने के लिए नहीं रही, क्योंकि हम तो भूखे थे ना, और हमारा का तो एक ही टारगेट था यार, भूख दूर करो किसी तरीके से करो। और भूखे को ये जरूरी थोड़ी होता है कि यार हलवा ही खिलाना है, दलिए से भी काम चला लेता है वो, खिचड़ी से भी काम चला लेता है, इसलिए हलवे वाल तो को गया नहीं, वो गए दलिया खिचड़ी की तरफ कि एक बार वो बढ़ाओ। उसमें क्या हुआ, उसमें एक बात ये आई कि जो प्लांट ब्रीडर थे, उन्होंने जो हमारी प्लांट है ना, जो हमारा इसका गेहूं का या चावल का, उसकी हाइट कम कर दी, लेकिन उसकी बल्ली है, जो बल्ली बोलते हैं ना सारे, हाँ, उसकी जो बालियां हैं उसका साइज बड़ा कर दिया। उससे क्या हुआ कि प्रोडक्शन तो बढ़ गया, लेकिन जब प्लांट की हाइट कम हो गई, तो जो फोटोसिंथेसिस के जरिए जितने उसने न्यूट्रिशन बढ़ाने थे, जितने उसने जमीन से मिनरल लेने से, उसकी समर्थ ही नहीं रही प्लांट की। वो जैसे जो मदरा आदमी होता है, एक लंबा आदमी होता है, ठीक है ना, मेरे वर्गा तो बल्ब चढ़ावे था, बहुत मुश्किल काम, गिरधारी ने पड़क देने चढ़ा देना। इस करके ये प्रोडक्शन बढ़ाने के एंगल से जो ये काम हुआ ना, उसकी वजह यही रही कि प्रोडक्शन बढ़ाने की वजह से जो हमारे प्लांट ब्रीडर थे, उन्होंने जितने भी ये वैरायटियां निकाली, आजकल उसको वैरायटी कम बोलते हैं, कल्टीवर्स बोलते हैं, जितने ये 2000 के बाद कल्टीवर्स आए हैं, उनकी सबकी फूड वैल्यू कम है, और उनका टेस्ट भी नहीं है। जैसे मनीराम थोड़े दिन पहले मेरे को फोन पे कह रहा था कि सुदेव यार, तेरे को मैं वहां ना वो ला के दूंगा दलिया, और वो है उसका सोना मोती का। सोना मोती वैरायटी बहुत पुरानी वैरायटी है, और कहना यार इतना गजब का टेस्ट है, इतना गजब का टेस्ट है। वो सोना मोती की प्रोडक्शन तो कम है, लेकिन उसमें न्यूट्रिशन मिनरल ज्यादा हैं, और जिसमें जब हमारे भोजन में न्यूट्रिशन और मिनरल ज्यादा होंगे, जितने ज्यादा होंगे उतने ही वो टेस्टी होएगा। हम दाल और सब्जी में घी क्यों डालते हैं, क्योंकि प्रोटीन है जो घी का, वो उसमें ज्यादा टेस्ट है यार। वो हमारे पंजाबी में एक कहावत है कि घी बनावे तूरियां, बड़ी बहू का नाम। भी तोरी की सब्जी टेस्टी तो घी बनाता है, वो बड़ी बहू कहती है ये मेरी वजह से बनी। चलो उसका भी रोल होगा, पर बात ये है कि
टेस्ट क्यों नहीं रहा? उसका कारण ही ये है कि ये जो मिनरल वगैरह कम हो गए, न्यूट्रिशन वगैरह कम हो गए, जिसकी एक वजह तो ये है कि आने वाले दिनों में ये 5 किलो वाला फंडा भी चलना मुश्किल हो जाएगा, जिसको इंडिया वाले कह रहे हैं कि हम 5 का 10 देंगे। हैं, अगर हमें कोई इतराज नहीं, वो 10 दें 15 दें, पर ये फंडा चलता नजर नहीं आता, क्योंकि इतना हमारे पास फूड नहीं रहेगा। दूसरा, जितना भी न्यूट्रिशन और मिनरल कम रहेंगे, और उसकी वजह से हमारी बॉडी को प्रॉपर वो फीड नहीं मिलेगी, प्रॉपर हमारी बॉडी में जब मिनरल नहीं आएंगे, प्रॉपर हमारी बॉडी को जब न्यूट्रिशन नहीं मिलेंगे, तो बीमारियां हमारी बॉडी को लगेगी। इस करके बीमारियां का चलन बढ़ेगा, और ये कारपोरेट के फेवर में जाएगी बात। कारपोरेट के फेवर में कैसे जाएगी कि जितने लोग बीमार होंगे उतनी ज्यादा गोली टिक्की खाएंगे, जितनी ज्यादा गोली टिक्की खाएंगे और उतनी ज्यादा फैक्ट्रियां लगेंगी और जीडीपी बढ़ेगी। और स्वस्थ आदमी जीडीपी नहीं बढ़ाता। जैसे हम कई बार बोलते हैं ना कि जो पेड़ खड़ा है, जर ये एक ही इसका नुकसान है, वो नुकसान क्या है कि ये जीडीपी नहीं बढ़ाता, और ये आपको आम का फल दे देगा, ये आपको और बहुत सारी सहूलतें दे देगा, छाया दे देगा, बारिश करवा देगा, और कितने परिंदों को ये घर पर प्रदान कर देगा, लेकिन जीडीपी नहीं बढ़ाएगा। जीडीपी कब बढ़ेगी? जीडीपी तब बढ़ेगी जब इसको काट के इसकी लकड़ी का फर्नीचर बन के मार्केट में बिकेगा, तब जीडीपी बढ़ेगी। ये स्वस्थ आदमी का बात है। स्वस्थ आदमी जीडीपी नहीं बढ़ाता। इसलिए गवर्नमेंट कभी नहीं चाहती, कारपोरेट सेक्टर कभी नहीं चाहता कि लोग स्वस्थ रहें। हाँ, वो कहेगा कि हम ये प्लान दे देते हैं, 5 लाख का आपको हेल्थ इंश्योरेंस दे देंगे, 10 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस दे देंगे। शायद राजस्थान वालों ने तो 25 लाख तक का कर दिया हेल्थ इंश्योरेंस कि आप कराओ इलाज। थोड़ा गोडा इधर उधर किया कि पैसे आपके थोड़ी लगेंगे यार, ना आप वालो ना। और ये सारा जेड़ा हेल्थ इंश्योरेंस का पॉलिसी है, ये सारी की सारी पॉलिसी कारपोरेट सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए है। देखने को ये लगता है कि यार लोगों को देखो कितनी बड़ी फैसिलिटी दे रहे हैं जी, 15 लाख तक का इलाज, 25 लाख तक का इलाज, 5 लाख तक का इलाज। जबकि लोगों की फेवर में तो ये बात है ना कि लोगों को इलाज नहीं चाहिए, लोगों को तो स्वस्थता चाहिए, वो तो सेहतमंद रहें, लोग तो हेल्दी रहें। और हेल्दी तब रहेंगे जो एनवायरमेंट हेल्दी रहेगा और उनका फूड हेल्दी रहेगा। अब ना एनवायरमेंट हेल्दी है, हवा भी खराब, पीने वाला पानी भी खराब, भोजन भी खराब, एनवायरमेंट भी हेल्दी नहीं, और हमारा सोशल एनवायरमेंट भी हेल्दी नहीं है। और सोशल एनवायरमेंट पे इतनी टेंशन है आजकल। पहले जो हमारे पुराने वैद होते थे ना, वो कहते थे कि सारियां बीमारियां दी जड़ा कब्ज। आजकल कहते हैं कि सारियां बीमारियां दी जड़ा टेंशन। क्योंकि टेंशन लोगों ने इतनी ले रखी है, इतनी ले रखी है कि इतना स्ट्रेस है कि बच्चों को भी ब्लड प्रेशर होना शुरू हो गया, 20-20 साल के लोग, क्योंकि उन पे इतना स्ट्रेस है पढ़ाई का, कंपटीशन का, उसमें नीट में जाना है, उसमें फलाने कंपटीशन में जाना है। और जेड़ा कोई मां प्यो मेरे वर्गा नलायक आ, जेड़ा अपनी उम्र में आप कुछ नहीं कर सकिया, वो बेटे नूं कहना भी तू डॉक्टर बन। वो कभी अपने आप पे सवाल नहीं करता भी तू ना बन गया डॉक्टर यार, वो बेटे नूं कहेगा इंजीनियर बन, भी तू ना बन गया। मतलब वो अपनी इच्छा बेटे पे थोपते हैं, वो अपनी इच्छा बेटे राही बेटा या बेटी राही पूरी करने की, बच्चे राही पूरी करने की ट्राई करते हैं, जिससे बच्चे स्ट्रेस लेते हैं। और देखो कि करीब करीब
ਜਿਹੜੇ ਜੇ अपना ये नेगे कोचिंग सेंटर, और कोचिंग सेंटर में डेली कोई ना कोई आपको ऐसी न्यूज मिलेगी कि बच्चा लटक गया, सुसाइड कर गया, ये हो गया, वो हो गया। इसलिए ये जो बातें हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से एग्रीकल्चर पे बहुत बड़ा संकट आने वाला है, और एग्रीकल्चर के संकट की वजह से हमारी फूड सिक्योरिटी पे बहुत बड़ा असर होने वाला है, और फूड सिक्योरिटी की वजह से हमारी हेल्थ पे बहुत बड़ा असर होने वाला है। हेल्थ को भी मोटे रूप में दो हिस्सों में बांटा जाता है, फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ। हमारी फिजिकल हेल्थ भी खराब हो रही है और मेंटल हेल्थ भी खराब हो रही है। इसलिए इन बातों को अगर हम लोगों के साथ डिस्कस करें और लोगों को कहें कि नेचुरल एग्रीकल्चर की तरफ आओ, जिससे आपको 3 फायदे हो जाएंगे। एक तो इन्वायरमेंट स्वस्थ होगा, जब हम डीएपी या जितना भी जो एग्रोकेमिकल है वो नहीं खरीदेंगे, कारपोरेट का नुकसान भी होएगा, उसका प्रॉफिट भी कम होएगा, और हम मतलब मिट्टी को, हवा को, पानी को पोल्यूट करने में अपना योगदान नहीं डालेंगे। दूसरा ये है कि ट्राई हम ये करें, ये जो अब नेचुरल एग्रीकल्चर करने वाले हैं ना, वो ट्राई ये करें कि वो जितनी भी वैरायटी लगाएं वो कम से कम 2000 तो पहला वाली वैरायटियां लगाओ, पुरानी वैरायटियां लगाओ, चाहे उनका प्रोडक्शन कम हो जाए, लेकिन उनके अंदर जो न्यूट्रिशन वैल्यू है, उनके अंदर जो मिनरल की वैल्यू है वो ज्यादा है। इसलिए हमें भी यील्ड मगर नहीं जाना, हमने गुणवत्ता के पीछे लगना है। इसलिए जो भी हमारे नेचुरल एग्रीकल्चर करने वाले लोग हैं, या लोगों को हम कहें यार थोड़ा थोड़ा शुरू कर लो, अपने परिवार जो कर लो, किसी के पास 10 बीघे है वो 1 बीघे से करो, और उसको थोड़ा सहयोग करो ताकि उनको थोड़ी चेटक लग जाए। जैसे वो एक बात सुनाते हैं ना कि इंडिया में अंग्रेज चाय ले आए तो किसी ने चाय खरीदी ही नहीं, और कोई चाय पीने को तैयार ही नहीं हुआ। कोई ये क्या यार, ये बात है। फिर कहने उन्होंने एक प्लान बनाया। प्लान क्या बनाया कि जितने भी रेलवे स्टेशन थे बड़े, उनमें चाय के स्टॉल खोल दिए, और चाय के स्टॉल में कहा कि जो चाय पिएगा उसको 1 कप चाय फ्री में, 2 बिस्कुट फ्री में, और 1 टका फ्री में। 1 टका है पैसा, 1 पैसा भी फ्री में, और 2 बिस्कुट भी फ्री में, और चाय का कप भी फ्री में। तो फिर जितने भी लोग गांव वगैरह से गए थे, मतलब वहां जॉब जूब करने या फैक्ट्रियां फुक्ट्रियां च नए नए लगे से कुमातड़, वो क्या करन जो वेले होने भी जर चलो चलो नाले बिस्कुट खा के आवांगे, नाले स्टेशन वाले की चाह पी आवांगे, नाले टका ले आवांगे। वो टका भी कम आऊगा। और फिर हौली हौली लोगों को आदत डल गई, और पहले उन्होंने किया, फिर एक स्टेज पे आके उन्होंने कहा भी चाय ते बिस्कुट तो मिलेंगे, टका नहीं मिलेगा। टका बंद हो गया, पैसा देना बंद कर दिया, चाय बिस्कुट दे। फिर अगली स्टेज ये आई कुछ समय के बाद, जब उनको लगा कि अब ये तो रोज पीने वाले हो गए, रोज आने वाले हो गए, तो उन्होंने बिस्कुट बंद कर दिए कि यार कल चाय चाय मिलेगी। और उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि जिसने चाय पीनी है उससे पैसे लेंगे। अब सब देखो चाय पीते हैं, पैसे देते हैं, वापस लेंगे। हाँ, वो जितना उन्होंने पहले फ्री में कुछ दिया था वो सारा उन्होंने वापस ले लिया। इसलिए हमें भी लोगों को थोड़ी ये आदत डालो कि यार थोड़ा अपने परिवार को तो हेल्दी रखो। बच्चों पे जो आप जितना खर्चा मेडिकल का करते हो वो तो कम कर लो, डॉक्टरों को जो फीस दे रहे हो वो तो कम कर लो। उसकी बजाय 1 बीघा 2 बीघे आप नेचुरल करो, और फिर हौली हौली टका भी बंद हो जाएगा उनको, फिर वो उसका टेस्ट आना शुरू हो जाएगा, और फिर हौली हौली
ये काम चल सकता है। इसलिए फूड सिक्योरिटी का जो सवाल है वो इन्वायरमेंट के साथ जुड़ा हुआ है, एग्रीकल्चर के साथ जुड़ा हुआ है, और एग्रीकल्चर का स्टाइल क्या हो, वो नेचुरल एग्रीकल्चर ही कामयाब हो सकती है। इसलिए ये जो एजेंडा है इस पे हमें गंभीरता से सोचना चाहिए, और गांव-गांव में जाके पहले तो अपने परिवार में जाके बैठ के डिस्कस करो कि आपा क्यों ना करें। बच्चों से कहो यार करो ना, ये क्यों नहीं करना। फिर उसके बाद आसपास में, मतलब जब तक के एक लोगों में एक लहर नहीं बनती तब तक कोई आपके पीछे जे कई को जे है ना कि मॉडल बना दें जी, फिर लोग आ जाएंगे ना। कोई नहीं मॉडल मेरे मैं 2008 का करदा, कोई नहीं मेरे मॉडल ਨੂੰ देख के करन लगदा। मॉडल कोई काम नहीं करता जब तक लोगों की एक सोच नहीं बनती कि हाँ इससे मेरी फैमिली का मतलब भला हो जाएगा, मेरे बच्चे को रोग नहीं लगेंगे, मैं स्वस्थ रहूंगा, मेरे कैटल मेरे पशु आ जेड़े वो स्वस्थ रहेंगे, ठीक, और उससे हम खुश रहेंगे सब। जब तक ये उनकी थिंकिंग नहीं बनती तब तक कोई नेचुरल एग्रीकल्चर की तरफ आता नहीं है। इसलिए उधर लाने के लिए ये काम हमें करना पड़ेगा। काफी मैं आपका टाइम लिया, बहुत बहुत धन्यवाद।